हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो इसके सामान्य परिचय को हम करेंगे, इसके बाद में हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले सामान्य परिचय, आज की वीडियो में हम सामान्य परिचय करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले समझना जरूरी है हमको अध्याय के नाम को। अध्याय का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? देखो, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? कितनी हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका मानक रूप क्या होता है? हम इसका मानक रूप जो है ये कौन सा हमारा बहुपद जो चैप्टर था, बहुपद जो अध्याय था, उसमें भी पढ़ चुके हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहां ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर ए बी सी क्या है? हमारे अचर पद है, जो कि वास्तविक संख्या होने वाली है हमारी, और एक्स जो है वो है हमारा चर पद है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने बात की है कि घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इस टाइप से। और हम ये जान चुके हैं कि जितनी भी बहुपद की जो है, या फिर जैसे हमने बात की द्विघात समीकरण है, तो घात कितनी होगी? 2 होगी। तो घात यदि 2 होगी, अधिकतम घात कितनी? 2 होगी। तो हल कितने होंगे इसके? 2 होंगे। मतलब कि या हल बोल दो, या शून्यक बोल दो, या मूल बोल दो। तो इसके कितने होंगे? यहाँ पर 2 होंगे पूरे चैप्टर भर में। अब इसको सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं? जैसे अब ये बहुपद है तो गुणनखंड विधि हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले अध्याय में, अभी यहाँ पर फिर से पढ़ने वाले हैं। और एक विधि और है सूत्र विधि, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से फेमस है। तो वो ये 2 विधियां हम पढ़ने वाले हैं। अभी एक एग्जांपल लेंगे और उसको दोनों विधियों से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला कि इसको हल करने की हम मेनली 2 विधियां यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहली क्या है हमारे पास में? गुणनखंड विधि है, और दूसरी है हमारे पास में सूत्र विधि। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद में वो देखेंगे। सीधे एग्जाम्पल में समझते हैं। गुणनखंड विधि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको मध्य विभाजन विधि भी कहते हैं। इसमें हम जो ये बीच वाला टर्म है, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि गुणा उस मतलब इसके जो अंक है उसको गुणा पर करने पर कितना है? 15 है। ठीक है, तो जैसे मतलब कि हमको करना क्या है कि 15 के हमको गुणनखंड करने हैं, सीधी बात ये है। तो यहाँ पर 15 के गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 3 5 15 और 5 1 5। ये तो 2 ही नंबर में खत्म हो गया। तो क्या आ रहा है इसके गुणनखंड? 5 और 3। मतलब ये फिक्स हो गया कि गुणा करने पर 15 आएगा ही आएगा। और जोड़ने पर देख लो क्या आ रहा है यहाँ पर? 5 और 3 क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। मतलब कि सम करने पर 8 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पर 15 आना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पर हो रहा है। मतलब कि ये क्या टूटेगा? 3 और 5 के टर्म में टूटेगा। तो यहाँ पर देख लो हल कैसे कर लेंगे हम लोग। ये x को जैसा का वैसा लिख देंगे। तोड़ना किसको है? इसको, मध्य विभाजन, इसको हमको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे इसको? क्या लिख सकते हैं? 5x धन 3x। 5x धन 3x कितना हो गया? 8x हो गया। धन बराबर मतलब ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हो गया, जैसा का वैसा ही लिखा है, यही लिखा है ये, बस इसको मैंने ये वाली टर्म को तोड़ दिया यहाँ पर। अब इसमें से क्या करेंगे? x को ले लेंगे कॉमन। x को कॉमन ले लेंगे से क्या मतलब? ले नहीं लेंगे, आएगा ही x कॉमन। देखो यहाँ हम क्या करेंगे? जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, x इंटू एक्स लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? ये 5 इंटू एक्स लिखा है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है। तो ये x ले लिया हमने यहाँ पर कॉमन। यहाँ पर क्या बच गया? एक x बच गया। धन यहाँ क्या बच गया? 5 बच गया। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह जैसा का वैसा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? तो देख लो, 3 इंटू एक्स लिखा है और नीचे क्या लिखा है? 5 गुना 3, इसी को 15 बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये 3 यहाँ पर कॉमन आ गया। तो ये 3 मैंने यहाँ लिख दिया। ये हो गया x धन का 5। और ये ध्यान रखना कि ये जो टर्म है यहाँ x धन 5, और ये वाली जो टर्म है, ये दोनों हमेशा हमेशा सेम ही आएगी। अगर अलग अलग आती है तो समझ जाओ कि हमारे सॉल्यूशन में कोई ना कोई गड़बड़ हम लोगों ने की है यहाँ पर, मतलब कि कुछ गलती हमसे हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाली टर्म को एक बार लिख देंगे x धन 5 को, और एक बार लिख क्या देंगे हम लोग? बचा वाला x धन 3। ये ध्यान रखना कि यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये गुणनखंड विधि से हमने इसको हल कर लिया। तो अब इसके मूल कैसे निकालेंगे? यदि हमको बोलते हैं कि इसके मूल निकालिए, तो मूल के लिए क्या करते हैं हम लोग? हमारा मानक रूप जो है वो क्या है? ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 है। मतलब इसके बराबर में 0 है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक बार इसको 0 रख देंगे, एक बार
इसको 0 रख देंगे तो मूल के लिए क्या हो जाएगा, एक बार में x धन 5 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा x धन 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 धन का इस साइड है, इधर गया तो माइनस का 5, और ये 3 है तो ये इधर गया तो माइनस का 3, मतलब कि x के कितने मान हो जाएंगे, 2 मान हो जाएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। और कौन कौन से हो जाएंगे, x बराबर -5 माइनस का 3, ये हमारे दो मूल इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब इसी को हम चलो चेक करते हैं कि सूत्र विधि से यही आंसर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, गलत तो नहीं है। तो इसको अब चेक करते हैं सूत्र विधि से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ लिख दिया हमने हल। यहाँ सबसे पहले क्या लिख दो, यहाँ a बराबर क्या है हमारा 1 है, x के सामने a रहता है, मतलब ये मानक रूप है ना, x के सामने a, ये 1 है, वहां कुछ नहीं है। तो b बराबर क्या है 8 है, कंपेयर करो इससे। और c बराबर क्या है यहाँ पर 15 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं b बराबर 8 और c बराबर 15, ये तीन चीज हो गई हमारी। अब सूत्र विधि से देखो, अब सूत्र क्या है, सबसे पहले सूत्र लिखो, ऊपर लिखा है हालांकि पर क्वेश्चन में हम एक बार लिख लेते हैं। x बराबर क्या है हमारे पास में, माइनस का b प्लस माइनस, ठीक है, करनी में b का वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक, अब देखो x बराबर माइनस का b की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर 8 है, तो माइनस पहले से है, b हमारे पास में 8 हो गया, धन ऋण करनी में b का वर्ग मतलब कि 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कर देंगे यहाँ पर हम लोग, माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 15 है। ठीक है, बटे में 2 गुना 1, a की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का 8 तो जैसा का वैसे ही है, प्लस माइनस करनी में कितना 8 8 ये 64 हो जाएगा, माइनस में ये 15 गुना 1 15 और फिर 15 चौक 60 हो जाएगा, ये हो गया 60 बटे 2। इसी को यहीं करके बराबर करके लिख देते हैं, माइनस का 8, ये माइनस का 8, धन ऋण करनी में 4 के बटे में 2 हो गया ये हमारे पास में। ठीक, अब देखो x बराबर क्या हो गया, करनी 4 का मान कितना होता है, करनी 4 का मान होता है 2, क्योंकि यदि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, और 2 करनी में से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, मतलब करनी से बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो गया माइनस का 8 धन ऋण 2 के बटे में 2। अब ये यहाँ पे धन ऋण आ गया तो एक बार ले लेंगे प्लस का चिन्ह और एक बार ले लेंगे हम लोग माइनस का चिन्ह। ठीक है, यहां से पार्टीशन कर लो और धन चिन्ह लेने पर धन का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर माइनस का 8 तो पहले से ही है, यहां पर ले रहे हैं हम लोग, यहां पर ले रहे हैं हम लोग, इधर से कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक, माइनस का 8 धन का 2 के बटे में 2, ये माइनस का 8 और धन का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 6 के बटे में 2, तो ये x बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का 3। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई है धन का चिन्ह लेने पर, देखो माइनस का 3। ठीक, ये आ गया। अब ऋण का चिन्ह ले लेंगे हम लोग यहाँ, तो ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, x बराबर माइनस का 8 तो पहले से ही है, यहाँ पर ले लिया हमने, पहले धन लिया है अब ऋण ले लिया, ये माइनस का 2 के बटे में 2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 10, x बराबर माइनस के 10 के बटे में 2, तो ये x बराबर कितना हो गया माइनस का 5। तो हमारी x कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस का 3 और दूसरा माइनस का 5। ये देखो माइनस का 3 माइनस का 5, मतलब कि किसी भी विधि से सॉल्व करो आंसर सेम आने वाला है। लेकिन अगर एग्जाम में दिया रहा कि सूत्र विधि से करो तो सूत्र से ही करना है, गुणनखंड से बोला करने के लिए तो गुणनखंड विधि से ही हमको सॉल्व करना है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। यदि ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो अभी हमारे पास में पूरा अध्याय पड़ा है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को अलग अलग विधि से करने हैं, तो आ जाएगा आसानी से। तो इसको अभी नोट कर लो। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है विविक्त कर। कई लोग इसको विविक्ति कर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो ये करता क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि किसी समीकरण के मानक रूप के गुणनखंड हम कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण के, ये अभी हम इससे पहले सूत्र विधि पढ़ चुके हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये थोड़ी सी अलग चीज है। देखो
इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि आपको सूत्र विधि मतलब सूत्र याद होगा तो हमने अंडर रूट में लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वही वाला है। तो क्या होता क्या है, ये करता है, यह समीकरण के मूलों की प्रकृति दर्शाता है कि समीकरण के मूल किस टाइप के हैं। तो समीकरण के मूल किस टाइप के हैं से मतलब क्या है हमारा, देखो यहाँ यदि d जो है मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसको सॉल्व करने पर, कहने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू यदि 0 के बराबर आ जाती है हमारी, तो क्या होता है, समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। मतलब कि x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर होगी और वास्तविक संख्या होगी, ठीक। यदि d की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ जाती है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, 1 2 3 4 50 100 500 कुछ भी आ सकता है इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। यदि वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो क्या होता है, समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भी होंगे। भिन्न से क्या मतलब है, अलग अलग मूल होंगे, ठीक। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। इसके बाद में क्या है हमारे पास में, d यदि 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा क्या होता है, 0 से छोटा तो माइनस होता है सर, -1 -2 -3 इस टाइप से, ये माइनस की संख्या होती है 0 से छोटी। तो यदि d हमारा 0 से छोटा आ जाए, मतलब कि इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो क्या होता है, समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता या समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं होता। तो वास्तविक नहीं होता तो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, जो कि आप अभी 11th क्लास में पढ़ोगे, आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा विविक्तिकर का छोटा सा ये पार्ट था। इसके बाद में हम तीनों के लिए एक एक उदाहरण ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो आप लोग इसको नोट कर लो। अब देखो इस वाली स्लाइड पर हमने क्या किया है, 3 उदाहरण ले लिए हैं और इसको हम विविक्तिकर के लिए सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट के लिए सॉल्व करने वाले हैं कि ये किस तरीके से मूलों की प्रकृति हमें बताता है। तो देखो यहाँ हल कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिख दिया हमने, डी बराबर क्या होता है यहाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वर्ग माइनस 4ac, ठीक। अब यहाँ हमको चीजें चाहिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर क्या है 4, 4 नहीं माइनस का 4, क्यों, ये चिन्ह का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक। और c बराबर भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ धन का चिन्ह है तो 3। अब देखो सूत्र में मान रख दो इसका, तो b का वर्ग, b का वर्ग मतलब -4 का वर्ग, तो माइनस का 4 इसका कर दिया वर्ग, -4, a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है 3 है, ठीक है। d बराबर -4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 4 का वर्ग देखो, -4 का वर्ग मतलब -4 गुणित -4, तो माइनस माइनस का गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 इस तरीके से, ठीक है। ये 16 हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये कितना हो गया हमारे पास में -8। d बराबर क्या आ रहा है हमारे पास में -8। यहाँ जो है d जो है छोटा है 0 से, माइनस की संख्या आ गई, मतलब d क्या है 0 से छोटा है, अतः समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, इसका काल्पनिक हल होगा। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, पर हमको इतना लिखना पड़ेगा कि समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले उदाहरण पर। इससे हमें ये जो एक कंडीशन, 3 कंडीशन में से एक कंडीशन हम लोगों को यहाँ पर पता चल गई है। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए। दूसरे में क्या है, यहाँ पर देखो समीकरण को इसी तरीके से हमको पहले विविक्ति कर पता करना है कि हल है या नहीं है। अगर हल नहीं है तो हम सॉल्व ही क्यों करेंगे, है ना। तो पहले चेक कर लो, यहाँ भी फॉर्मूला सेम है, डी का वर्ग, ओ सॉरी, डी बराबर बी का वर्ग माइनस का 4ac। डी बराबर क्या है, बी मतलब कि -8 का वर्ग माइनस 4 गुना ए क्या है हमारे पास में, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, गुना सी क्या है हमारे पास में 16 है, ठीक है, ठीक है। डी बराबर 8 का वर्ग किया हमने तो कितना आ गया, -8 का वर्ग कितना आ गया 64, मतलब कि 64 आ गया हमारे पास में, और ये भी कितना आ गया 16 चौक 64 आ गया। तो डी बराबर क्या आ गया हमारे पास में 0। तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे, यहाँ डी बराबर 0 है, ठीक है। अतः समीकरण का वास्तविक हल होगा, समीकरण का नहीं, समीकरण के वास्तविक हल होंगे या वास्तविक मूल होंगे एवं
दोनों मूल बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? अभी हम पिछले स्लाइड पे इसकी कंडीशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे वाले उदाहरण पर। यहाँ भी हल करते हैं हम लोग। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर बी का वर्ग माइनस का 4ac। यहाँ पर क्या कर देंगे, d बराबर, यहाँ b क्या है देखो 6 है, माइनस का 6 है तो -6 का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है 1 है और c का मान कितना है 8 है। ठीक है, अब देखो यहाँ d बराबर कितना, -6 का वर्ग हो गया 36, माइनस 8 में 4 का गुणा किया तो कितना आता है 8 चौक 32 आ जाता है यहाँ। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। 4 बच जाएगा। वैल्यू कितनी आ रही है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है पॉजिटिव आ रही है मतलब धन की आ रही है, ऋण की आ रही है या जीरो आ रही है। इन तीन चीजों से हमको फर्क पड़ता है। तो अतः सॉरी, यहाँ जो है डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है। और जीरो से यदि बड़ा है तो पिछले पेज पर हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि मूल क्या है, वास्तविक एवं अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। अब यदि आप लोगों को इस पर यकीन नहीं आता है तो आपका ये होमवर्क है कि इन तीनों को या तो सूत्र विधि से सॉल्व करो या गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, और सॉल्व करके चेक करो कि ये तीनों हमने सही किया है या नहीं किया है। तो इसको नोट कर लो। तो ये हमने अध्याय 4 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, हमारा जो इंट्रोडक्शन था, सामान्य परिचय था, ये हम इस वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसके लिए हमने बेसिक ख़त्म कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।